सहारा प्रणाम सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश का कहना है कि पिछले चुनावों में हर जगह यादवों और मुसलमानों के बीच 20-20 हजार वोट कम कर दिए गए हैं। ये बात उन्होंने पार्टी अधिवेशन में की है। लखनऊ के रामाबाई मैदान में समाजवादी पार्टी का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अधिवेशन में अखिलेश यादव को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश के नाम का ऐलान किया है। इस सम्मेलन में लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की गई है और उसके साथ ही पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ दलितों से जुड़े मुद्दे पर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन हुआ था, जिसमें नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे स्तर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। और हम तो कहते हैं कई बार का और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया। चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक होती है और जब हारते हैं तो ईवीएम मशीन खराब होती है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने अखिलेश यादव के उस आरोप को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों को मतदान से वंचित किया गया है। देवरिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद में जकड़ती जा रही है, जिसमें लोकतंत्र का हनन होता है। समाजवादी पार्टी को हमेशा निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक संस्था है उस पर सवाल खड़े हमेशा करते रहे। जब हार मिलती है, जब जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। मुझे लगता है कि पूरे देश को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना है और हम सब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है, ये उनका पुराना सगल। खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और विग्रह को संरक्षित करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले में जिला जज वाराणसी ए.के. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई है, जिसकी अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। हिंदू पक्ष की ओर से दिए गए कार्बन डेंटिंग और अन्य साइंटिफिक जांच को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, यानी कि 7 अक्टूबर को अदालत अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि आज हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मजाजिद कमेटी की ओर से पुरातात्विक सर्वेक्षण वाले प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि अविवाहित महिलाओं का भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का उन्हें अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने कहा है कि गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आंदोलनकारी छात्रों से बात करने के लिए एक समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि फीस वृद्धि के संबंध में चल रहे आंदोलन को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति की ओर से शिक्षकों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और साथ ही छात्रों को बातचीत करने के लिए नॉर्थ हॉल में आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसकी जानकारी अपनी ऑफिशियल ट्विटर पर लिख दी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है कि पिछले 6 माह में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसे न सिर्फ दूसरे राज्य पसंद कर रहे हैं बल्कि दूसरे देश भी प्रशंसा कर रहे हैं। यहां तक कि देश विदेश के मीडिया में भी इस पर चर्चा होती है, एडिटोरियल भी लिखे जाते हैं।
केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। देश के दूसरे सीडीएस का भी उत्तराखंड से गहरा नाता है। अनिल चौहान पौड़ी जिले के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत भी पौड़ी जिले के रहने वाले थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना में 40 साल तक सेवा देने वाले अनिल चौहान पिछले साल रिटायर्ड हुए थे और पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पद खाली था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो अब भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल अनिल चौहान भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवालसा और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड स्थित जनरल अनिल चौहान के गांव पर। यहां सेना को लेकर जो प्यार और जुनून है वो शायद कहीं और देखने को मिले। पौड़ी से ऐसे कई अधिकारी निकले हैं जो सेना में उच्च पदों पर काबिज हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत का आता है। पौड़ी के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस की नियुक्ति ने जिले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है और इस जिले का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ है। सीडीएस बनने की खबर मिलते ही उनके जिले यानी पौड़ी के सिखरसू ब्लॉक स्थित रामपुर गवाणा गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल धमाऊ बजाकर खुशी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट जनरल की भतीजी ने बताया है कि उनकी बात हुई है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और जल्द ही उनका परिवार उनसे मिलने के लिए दिल्ली जाएगा। उन्हें गांव आने का भी न्योता देगा। आपको बता दें कि गवाणा गांव में नवनियुक्त सीडीएस के ताऊ का परिवार रहता है। यही सीडीएस अनिल चौहान का पैतृक घर भी है। अभी पूरा परिवार संयुक्त तौर पर रहता है। जनरल अनिल चौहान ने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की, जिसके बाद एनडीए और आईएमए देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सिखरू गांव निवासियों ने बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल को गांव से बेहद लगाव है। हालांकि पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें कोलकाता रहना पड़ा और वे बचपन से ही बाहर रहे, लेकिन फिर भी वह अपने गांव को नहीं भूले। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के खिरसू ब्लॉक के गवाणा गांव की रहने वाली हूँ और जो श्री अनिल चौहान जी जो आज सीडीएस पद पर कार्यरत हैं, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। तो बहुत लगन, कार्य क्षमता उनकी बहुत ठीक रही, तो वो इतने बड़े पद पर आज विराजमान है। हमें बहुत खुशी हो रही है और हम पहले उनको तो बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि हमको भी देखेंगे वो और हमारे पूरे गांव, पूरे उत्तराखंड में और सबको खुशी हो रही है। उनको बहुत बहुत बधाई है। हम उनके घर भी गए थे पहले, मतलब एक महीने रही हूँ मैं वहाँ। बहुत अच्छे उनके माता पिताजी और जेठ जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और बहुत खुशी हो रही है हमको। ऐसे 5-7 साल पहले आए थे वो, बीच में फिर हमारे चाचा जी आए थे, उनके पिताजी, और हमारा एक ही परिवार है। अभी तक भाई हमारे ताऊ चाचाओं का अभी बंटवारा नहीं हुआ घर का। अभी हमारे मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है कि नहीं। बाकी बहुत बढ़िया खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने लोक निर्माण विभाग की ओर से संचालित और प्रस्तावित निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए धन की कमी नहीं है, इसलिए समय से निर्माण कार्य पूरा करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं की हर सप्ताह समीक्षा करें और नवीनतम तकनीक को अपनाने के प्रयास हों। नैनीताल हाईकोर्ट ने राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे ने की है और चीफ सेक्रेटरी से 3 सप्ताह के भीतर अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है।
हासिल जानकारी के मुताबिक शपथ पत्र में चीफ सेक्रेटरी से यह बताने को कहा गया है कि 2018 में सरकार को निर्देशित किया गया था कि राज्य में चली आ रही 7 साल पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था को 6 महीने के भीतर समाप्त कर अपराधों की विवेचना का कार्य सिविल पुलिस को सौंप दिया जाए और 6 माह में थानों की संख्या और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही सिविल पुलिस की नियुक्ति के बाद राजस्व पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी, अपराधों की जांच सिविल पुलिस करेगी। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। यार इतने सारे ई स्कूटर ब्रांड्स लूं तो कौन सा? इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर जो दे 140 से 160 किलोमीटर की माइलेज। 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। बदायूं जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि गंगा एक्सप्रेस वे के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बंदरों ने फाड़ दिया है और कंप्यूटर में भी तोड़फोड़ की गई है। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेस वे जनपद में भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा होने को है। ऐसे में संभल के बाद बदायूं में भी एक्सप्रेस वे के घोटाले की बू आने लगी है। मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा कि दस्तावेजों और कंप्यूटर को बंदरों ने छेड़ा है या किसी अन्य कर्मचारी ने कोई बड़ा खेल किया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। बदायूं जिले में करीब 92 किलोमीटर के हिस्से से निकलेगा, जिसमें से 85% काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ खामियां पाई गई हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बंदर कमरे में आखिर घुसे कैसे और कैसे फाइलों और कागजों को फाड़ दिया और कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके चले भी गए। कलेक्ट्रेट में गंगा एक्सप्रेसवे कार्यालय में संडे को खिड़की का ग्लास तोड़ करके अपने कुछ बंदर घुस गए। घुस करके उन्होंने तमाम कई फाइलों को उन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट क्या कर दिया? सब कर दिया, फाइलें फाड़ दिया, सब डिस्टर्ब कर दिया। कुछ फाइलें हमारी ख़राब हुई हैं, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। और कंप्यूटर भी तोड़ फोड़ दिया, प्रोटाई मशीन भी डैमेज कर दिया। गोरखपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला के 3.25 करोड़ रुपए मुंबई के व्यापारी ने हड़प लिए हैं। व्यापारी पर रुपए लौटाने का दबाव बनाया गया तो चेक थमा दिए गए, जो कि बाउंस हो गए। सांसद रवि किशन ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि वर्ष 2012 में ईस्ट मुंबई के कमलापाली बिल्डिंग निवासी जैन जितेंद्र रमेश को 3.25 करोड़ रुपए दिए थे। जब रुपए वापस मांगे गए तो आनाकानी करने लगा, दबाव बनाया गया तो 34 लाख रुपए के 12 चेक थमा दिए गए। ये चेक मुंबई के विले पार्ले PM रोड स्थित TJHD सहकारी बैंक लिमिटेड के थे, लेकिन वो सभी चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस होने के बाद से सांसद रवि किशन अपने रुपए वापस मांग रहे हैं, लेकिन व्यापारी पैसा देने को तैयार नहीं है। सांसद की शिकायत पर कैंट पुलिस ने मुंबई के व्यापारी जैन जितेंद्र रमेश के खिलाफ रुपए हड़पने का केस दर्ज कर लिया है। गोरखपुर के कैंट थाना पुलिस को 12 सितंबर 2022 को सांसद श्री रवि किशन शुक्ल द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया कि 2012 में एक कमला बिल्डर मुंबई को 3 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए थे। उसने वो रुपए लौटाने के एवज में 34 लाख रुपए के 12 चेक दिए थे। उनमें से एक चेक इंडियन बैंक गोरखपुर यहाँ पे दिया था, वो चेक बाउंस हो गया।
उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पे कैंट थाना में तहरीर दी। तहरीर जांच उपरांत उसमें प्रथम दृष्टया अभियोग 406 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। खबर बाराबंकी के सतरेक थाना क्षेत्र से, जहां पर बाबू रिहा गांव में एक शख्स ने देर रात फावड़े से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ससुराल वालों और गांव वालों को हत्या के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना स्थल से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आरोपी पति ने पत्नी की हत्या आखिर क्यों की। पुलिस आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हत्या की वजह सामने आ जाएगी। ग्राम बुगुरिया में अजय रावत नामक 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी वर्षा की रात में सोते समय भोर में लगभग 4 बजे फावड़े का प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वर्षा की मौके पर फील्ड यूनिट को बुला लिया गया। सभी सीनियर अधिकारी ने वहां निरीक्षण भी कर लिया है। आवश्यक विधि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। अभियुक्त अजय को मैं आला कत्ल के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। कानून शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक शराबी पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी है और शव को दफना दिया गया है। बताया गया है कि पिता पड़ोस की दुकान से सामान देर से लाने पर नाराज हो गया और गुस्से में बेटी की हत्या कर दी। शव को बैग में रखकर नहर किनारे ले गया और वहीं दफन कर दिया। पूरे मामले में शिकायत बच्ची की मां ने पुलिस से की है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता की निशानदेही पर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जाने वाले थाना सराय खालसी क्षेत्र के भुजौवटी स्थित उमेश सिंह की 46 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले सीज कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सुबह उसमें अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं संपत्ति के मालिक का कहना है कि कुछ दिन पहले मकान में चोरी की वारदात हुई थी और चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद उस चोर पर कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता करने में जुटी हुई है। आदेश किया थाने को, सुरक्षा व्यवस्था की थाने वालों ने नहीं किया, उसी का नतीजा है। सीधा पहले घटना जब घटी थी तो हमने सबको दिखा दिया था। तहसीलदार महोदय ने आदेश किया थाने को, आदेश के बाद कोई पालन नहीं हुआ इसका। उसी का नतीजा है कि इसमें चोरी हो रही है, आग लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब खबर कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र से, जहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की खबर पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही इंस्टीट्यूट में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। हालांकि आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए कानपुर के जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। खबर फतेहपुर से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में एक शख्स ने अपने रिटायर्ड टीचर पिता को घर से निकाल दिया है। पीड़ित पिता ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से कर दी है। मामला सीडीएम तक पहुंच गया, जहां से वृद्ध पिता के हक में फैसला आया है। फैसले के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी बेटे और उसके परिवार को घर से निकाल दिया है। हालांकि इस दौरान बेटे की पत्नी और बेटियों से काफी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस सभी को अपने साथ थाने लेकर गई। बेघर हुए पिता को फिर से घर मिल गया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के महागुन सोसाइटी में सिक्योरिटी हैंडओवर करने के लिए बाउंसर और गार्ड्स आपस में भिड़ गए। बाउंसर और गार्ड्स के बीच लाठी डंडे जमकर चले। दरअसल नई एओए सिक्योरिटी बदलना चाहती है, लेकिन सवाल उठता है कि सिक्योरिटी हैंडओवर में बाउंसर का क्या काम है। लोगों का कहना है कि बाउंसर और गार्ड्स के बीच टकराव जिस वक्त हुआ उस वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी, फिर भी देर तक वहां हंगामा चलता रहा।
देश में लंपी वायरस का कहर लगातार जारी है और उस क्रम में बरेली में भी इसके केस देखने को मिल रहे हैं। गौवंश में होने वाले गंभीर लंपी वायरस के केस को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। लंपी वायरस गौवंश की जानलेवा और फैलने वाली बीमारी है। यह एक जानवर से दूसरे जानवर में स्थानांतरित होती है। वहीं बताया जा रहा है कि जिले के 17 गांवों में लंपी वायरस के 70 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इन गांवों में टीकाकरण तेज कर दिया है। वहीं जिले को अब तक 1,80,000 वैक्सीन मिली है, जिसमें से 1,35,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। बरेली में लंपी वायरस का इन्फेक्शन नियंत्रण में है। इसमें स्पोर्डिक रूप में 17 ग्रामों में रिपोर्ट हुई, एक गौशाला में रिपोर्ट हुई। इसमें 5 गौवंश इन्फेक्टेड थे। उनका तत्काल उनको आइसोलेट किया गया और उनका प्रतिदिन टीम के द्वारा चिकित्सा व्यवस्था की, जो आज बिल्कुल ठीक हैं, खा पी रहे हैं, स्वस्थ हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। अलीगढ़ में 2 अक्टूबर को निकलने वाली अग्रसेन शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में लगाए गए स्वागत द्वारों को नगर निगम द्वारा जेसीबी से तोड़े जाने के विरोध में अग्रवाल समाज के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है और जमकर नारेबाजी की और साथ ही अपर नगर आयुक्त के निलंबन की मांग करने लगे। मामले को तूल पकड़ता देख आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अग्रसेन महाराज की प्रतिमा के सामने क्षमा याचना की। इसके बाद ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ। आपको बता दें कि पिछले 37 साल से अग्रसेन जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती आ रही है और इस बार भी तैयारियां चल रही थी, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने तैयारियों पर पानी फेरते हुए स्वागत द्वारों को जेसीबी मशीन से गिरा दिया और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि बाद में अधिकारियों ने मौके की नजाकत को देखते हुए हालात पर काबू पा लिया। अग्रवाल युवा संगठन द्वारा आयोजित पिछले 38 वर्षों से लगातार शोभा यात्रा महाराज अग्रसेन जयंती मनाने के ऊपर लगातार महानगर के अंदर स्वागत द्वारों का निर्माण होता है, स्वागत द्वार बनाए जाते हैं। अब की बार पहली दफे ये स्वागत द्वार महावजी द्वारा नगर निगम के एक अधिकारी द्वारा अपमानित तरीके से जो तोड़े गए हैं, उसके विरोध में यहाँ अग्र समाज के अंदर रोष है। संपूर्ण अग्र समाज के साथ साथ सनातन हिंदू समाज पूर्ण रूप से रोष अंदर पैदा कर रहा है। यहाँ सुबह से ही यहाँ माफी को लेकर और अपर नगर एक्ट के निलंबन को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन और आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है। ये नगर निगम की तानाशाही और ये अपर नगर आयुक्त ने जो महाराज अग्रसेन जी का अपमान किया है, जो महाराज अग्रसेन जी के चित्रों को नालियों में डलवाया है, ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक अपर नगर आयुक्त का निलंबन नहीं हो। समाज के द्वारा अपने गेट तोड़ने के संबंध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था। बहुत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चला और इनकी कुछ मांगे थी, उस प्रशासन द्वारा उन मांगों पर विचार किया गया, मांग लिया गया और धरना सकुशल समाप्त। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बस्ती संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से नवंबर
तक 70 दिनों के इस अभियान में देश भर की 75,000 बस्तियों में जाकर कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे। और यह बात आज कानपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस अभियान के माध्यम से लोगों में भ्रांति को दूर किया जाएगा और साथ ही विपक्ष द्वारा अगर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसे भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोगों को योजनाओं से अवगत कराने का काम भी किया जाएगा। पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी कि उनका सेवा पखवाड़ा में अनुसूचित जाति मोर्चे ने एक कार्यक्रम बस्ती संपर्क अभियान का तय किया है। तो 17 सितंबर से 26 नवंबर संविधान दिवस तक 70 दिन तक चलेगा। 75,000 अनुसूचित जाति की बस्तियों में देश भर में हम घर घर जाके संपर्क करेंगे, उनके बीच में बैठक करेंगे, उनमें चर्चा करेंगे। कोई भ्रम, कोई षड्यंत्र आते हैं, शासन की केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंची है नहीं पहुंची है, उसमें और क्या मदद हो सकती है। और वहाँ पर ये काम करते हुए 100 मतदाता से ऊपर एससी का मतदाता जहाँ होगा वहाँ एक बूथ समिति बनाने का काम भी करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा प्रणाम। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। हेडलाइन के सही प्रायोजक हैं ओकाया फास्ट ई स्कूटर, जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। और SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री धामी अंकिता हत्याकांड UKSSC भर्ती घोटाला मामले की जानकारी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से की साझा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे पर CM ने नाराजगी की कयासबाजियों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट